Hello students, good afternoon everybody. Myself Monica Sharma, 10th standard, subject Hindi. Now we learn chapter number 10 in revision. Okay, हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 10 का. 9 का ऑलरेडी हो गया है. चैप्टर नंबर 10 जीने की कला. इसके ऑथर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म सन 1885 ईस्वी में हुआ और इनका निधन सन 1958 ईस्वी में हुआ. इस चैप्टर में इन्होंने ये बताया है कि जीवन जीने की कला, जो हमारा जीवन है उसको कौन सी कला से जीना चाहिए या जीने की कला क्या होनी चाहिए. जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है, और उसके अलावा हमारे धर्म, दर्शन तथा अध्यात्म की फिलॉसफी ने मनुष्य को बहुत अधिक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है. आजकल सबकी लाइफ बहुत ही हार्ड हो गई है, बहुत गंभीर हो गई है. किसी को किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं होता है. इंसान अपनी जीविका चलाने के लिए सुबह से काम पे लगता है और शाम तक, रात तक वो कंटिन्यू लगा ही रहता है. प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन जीने की कला से परिचित होना चाहिए, कि उसे जीवन किस तरह से जीना चाहिए. उसे चाहिए कि वह जीवन को भली भांति जिए और हमेशा खुश रहे, खुद उदास ना हो, कभी भी वो उदास ना हो और दूसरों को भी उदास ना करें और हंसी खुशी से अपना जीवन काटें. इस चैप्टर में यह बताया गया है कि लोग सदा जीवन को बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते रहते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि सबसे बड़ा काम खुद जीना है. आजकल की दुनिया में क्या हो गया है, जीना ही सबसे मुश्किल काम हो गया है. सबसे महत्वपूर्ण काम है जीना, है ना. मरना तो आसान है लोगों के लिए, पर सबसे बड़ा मुश्किल काम कौन सा है, जीना. लेकिन वे यह नहीं सोचते कि सबसे बड़ा काम खुद जीना है. सबसे सरल काम मर जाना है, पर जीना सबसे मुश्किल काम है. जीने की कला जीवन को हंसी खुशी में काट देना है ना. जीवन जीने की कला किस में है कि हमारा जीवन मतलब हंसी खुशी से कट जाए, है ना. क्योंकि प्रॉब्लम्स तो मुश्किल सबको आती रहती है, सब समस्याएं आती रहती है, टेंशन आते रहते हैं, पर उन सबको साइड में रखते हुए, उन सब समस्याओं का हल निकालते हुए हमको हमारा जीवन हंसी खुशी से जीना चाहिए, क्योंकि जीवन है तो ये सब तो चलता ही रहेगा. लेखक के अनुसार प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को सही ढंग से समझा है. लेखक ने क्या कहा है, जो चीनी लोग होते हैं, उन लोगों ने क्या किया है, जीवन की समस्या को सही ढंग से समझा है. उनके अनुसार दुनिया में सबसे बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो सबसे अधिक खुश रहता है. चीनी व्यक्ति लोग क्या मानते हैं, वो ये लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान समझदार व्यक्ति कौन सा है, वो है जो सबसे अधिक खुश रहता है. परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए. उनके हिसाब से बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति वही है जो खुश रहता है और हमें हर स्थिति में प्रसन्न रहना है. लेखक ऐसा कहता है कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए. प्रसन्न रहने की कला सीख लेने पर अन्य किसी भी कला को सीखने की आवश्यकता नहीं है. वे फ्रांसीसी लेखक आंद्री गीत के कथन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि खुश रहना मनुष्य की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि यह उसका नैतिक उत्तरदायित्व भी है. हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न हम उदास हो और न दूसरों को उदास करें. मतलब ये कि अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे साथ वाले जो लोग हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, अगर हम खुश रहेंगे तो वो भी हमें देखकर खुश होंगे, और अगर हम उदास होंगे तो वो लोग भी उदास हो जाएंगे. इसलिए हमें उदास नहीं होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए. जीवन एक शीशा घर के समान है. हर प्रसन्न या
उदास चेहरे का प्रतिबिंब एक समय में सैकड़ों आईनों पर पड़ता है। जैसे समुद्र में उठने वाली जो एक लहर होती है, उनसे हज़ारों लहरें बन जाती है और हम खुश रहकर हज़ारों लोगों को खुश करते हैं। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण भी खुश रहेगा, हमारे साथ वाले लोग जिनसे हम मिलते हैं, जिनको हम देखते हैं, वो भी हमें देखकर खुश होंगे और दूसरों को खुश देखकर हम खुद खुश होते हैं। यदि हमारे चारों ओर उदास चेहरे हो तो हमारी अपनी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती है। धर्म, फिलॉसफी और सदाचार ने जीवन की समस्या हल करने की कोशिश की थी, पर खुद उन्हीं पर उल्टा असर हो गया। इसलिए उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई। लोग यह समझने लगे कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुझा दिल या सूखा चेहरा लेकर फिरता है, वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। जहाँ सूर्य का चमकता हुआ मस्तक, हंसता हुआ चंद्रमा, झिलमिलाते हुए तारे, वृक्षों की हरियाली, पक्षियों का कलरव, बहते पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की शोभा बिखरी हो, वहाँ बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। ये सारी वस्तुएं मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने के साधन है ना। प्रकृति भी हमको खुश रहना सिखाती है। जैसे हरे भरे पेड़ जब लहराते हैं हवाओं में तो सबको अच्छे लगते हैं, सबको उससे आनंद मिलता है। सूर्य अपने समय पर उदय होता है, जब वो उदय होता है तो वो मौसम सबको सुहावना लगता है ना, उसको देख के हमें खुशी होती है। नदियों का, लहरों का पानी बहता हुआ और लहरों की जो आवाज़ होती है वो खलखल आवाज़ करते हुए, वो प्रकृति भी जब हमको सुख देती है, खुशी देती है, तो हम भी क्यों ना सभी इंसान को खुश करें और जीवन जीने की कला का इसे साधन बनाएं और यह सब चीज़ें हम अपने जीवन में उतारें और हमारे जीवन को हम अच्छे से जिए। यही इस चैप्टर में बताया गया है। नाउ वी लर्न शब्दार्थ गुत्थी मीन्स उलझन या समस्या। उत्तरदायित्व मीन्स जिम्मेदारी। शीशा घर मीन्स ऐसा कक्ष जिसमें दीवारें शीशे की बनी हो, वह घर जिसकी दीवारों पर, छत पर शीशे ही लगे हो। जायदाद मतलब संपत्ति। हंसी ठट्ठे मीन्स हंसी मजाक। विकट मतलब मुश्किल। फिलॉसफी मीन्स दर्शन शास्त्र। झलमलाती मतलब प्रकाशित, चमकती। बुझे हुए मतलब मुरझाए हुए। वक्ष मतलब छाती। नेक्स्ट है स्वाध्याय में निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? ऑप्शन है जीवन को समझने में, सेकंड हंसी खुशी में बिताने में, थर्ड है सरल काम करने में और फोर्थ है विकट काम करने में। तो राइट आंसर इज ब ऑप्शन, हंसी खुशी में बिताने में, है ना। अपना जीवन को हमको किस काम में लाना चाहिए? मनुष्य जीवन को किस काम में लाना चाहिए? मनुष्य जीवन को हंसी खुशी को बिताने के काम में लाया जाना चाहिए। सेकंड है, आदमी ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? जब वह बुझे दिल हो, जब वह प्रसन्न हो, जब वह पवित्र हो और जब वह धर्म की बात करते हो। तो आंसर है जब वह धर्म की बात करते हो। लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक से समझा है? प्राचीन भारतीय, अमेरिकी, चीनी या आधुनिक भारतीय? राइट आंसर इज चीनी, है ना। लेखक के अनुसार चीनी लोगों ने क्या समझा है? जीवन की समस्याओं को ठीक प्रकार से समझा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दो। जीवन की समस्या को किसने ठीक से समझा है? तो जीवन की समस्या को चीनी लोगों ने ठीक से समझा है। फिर दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? तो दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान वह व्यक्ति है
जो सबसे अधिक खुश रहता है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? आंसर है, हमारा जीवन एक शीशा घर है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। सेकंड है, हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ कहाँ स्थान प्राप्त नहीं कर सकते? आंसर है, बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलॉसफी और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आँखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हो, वहाँ हम बुझे हुए दिल और सूखे चेहरों के साथ स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। फर्स्ट है, प्रसन्न रहने की कला क्या है? आंसर है, जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए रहना बहुत ज़रूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। सेकंड है, खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। कैसे? आंसर है, मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे। हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। इस तरह खुश रहना केवल एक ज़रूरत ही नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। नेक्स्ट है, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? क्वेश्चन नंबर 3, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती है? आंसर है, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होने लगते हैं। लेकिन जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, कर्तवाचक संज्ञा। कला का आएगा कलाकार, फिर नीति का नीतिज्ञ, बात का बातूनी, दिल का दिलदार, सदाचार का सदाचारी, संगीत का संगीतकार और नृत्य का नर्तक। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। प्रसन्न का प्रसन्नता, सरल का सरलता, बड़ा का बड़प्पन, खुश का खुशी, उदास का उदासी, बहुत का बहुतायत और आदमी का आदमियत।
चलिए ना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 भारतवर्ष हमारा है। इस चैप्टर के ऑथर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। उनका जन्म सन 1897 ईस्वी में हुआ और उनका निधन सन 1960 में हुआ। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि जो भारतवर्ष है वह हमारा है। कविता में कवि ने भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए महान देश बताया है। राष्ट्रीय प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन में उत्साह का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत का सामना करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है ना। और इस कविता का सार क्या है? इस कविता में बताया गया है कि भारतवर्ष जगत में उस काल से विद्यमान है ना। भारतवर्ष कब से विद्यमान है जगत में? जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ था और आकाश में सूर्य और चंद्र माँ और तारे चमकने शुरू हुए थे। इन सब का आरंभ हुआ था और भारतवर्ष आदि अनादि काल से हमारी जन्मभूमि है। इसका अस्तित्व तब से है जब घटाओं, हवाओं और समुद्रों में गति और हलचल होना शुरू हुई थी। भारत देश के लोगों में अदम्य उत्साह है और दुश्मनों के लिए उनकी आंखों में आग के शोले भड़क रहे हैं। उसका सामना करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। नेक्स्ट है शब्दार्थ। कोटि मतलब करोड़, सृजन मीन्स सृजन, रचना, गहराना मीन्स उमड़ना, हहराना मीन्स हवा के तेज चलने से होने वाली आवाज़, अनादि मतलब अनंत काल से, अति प्राचीन, बहुत पुराना, उत्साह मीन्स उत्साह, उल्लास, प्रतिपक्षी मीन्स विरोधी, अंतस्थल मीन्स हृदय, सिहरना मीन्स कांपना और पुंज मतलब समूह। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आंसर है करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ निकली है? करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ निकली है? करोड़ों कंठों से यही स्वरधारा निकली है कि यह हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? आंसर है हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि से है। थर्ड है नवयुग के नयनों में क्या भरा है? आंसर है नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। भारतवर्ष हमारा है, यह स्वरधारा किसकी है? आंसर है हिंदुस्तान हमारा है। यह स्वरधारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की है। जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है और जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य चांद बने हैं, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है। इस तरह यह स्वरधारा अनादि आदि काल से है। फिर नेक्स्ट है नवसर्जन के स्वप्न कब से जागे हैं? आंसर है जिस दिन सबसे पहले देश के नव निर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी, देश काल के दो विशाल और सुंदर वितानों की रचना हुई, जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके और सूरज तारे अस्तित्व में आए, उसी समय से नवसर्जन के स्वर जागे। थर्ड क्वेश्चन भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान कब से है? आंसर हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। जब घटाओं ने सबसे पहले गहराना सीखा था, जब पहले पहल हवाओं ने हहराना सीखा था और सभी समुद्र लहराना सीख रहे थे, उस समय से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। अर्थात अनादि आदि काल से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ। भारतवर्ष हमारा है, ये स्वरधारा किसकी है? आंसर है भारतवर्ष में करोड़ों लोग रहते हैं। भारतवर्ष के सभी लोग भारतवर्ष हमारा है का स्वर बुलंद करते हैं। यह स्वरधारा भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की है। नेक्स्ट है करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे? क्वेश्चन नंबर 4। आंसर है करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके? यह एक अद्वितीय देश है। क्वेश्चन नंबर 5 कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं? आंसर है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेजों के खिलाफ था।
कवि उन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। हिंदुस्तान हमारा है, स्वर धारा किसकी और कब से है? इसका आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था इस क्वेश्चन की जगह बाय मिस्टेक। इसका आंसर वही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? इसका आंसर है, कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। यह आदिकाल से हमारा जन्म स्थान है। इस बात का देश के 42 करोड़ निवासियों को गर्व है। उनकी गर्जना सुनकर दुश्मनों के हृदय सिहर उठते हैं। उनका सामना कोई नहीं कर सकता। भारतवर्ष एक महान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। गरज उठे 42 कोटि जन, है ना, और फिर वहाँ से लेके हिंदुस्तान तक। इसका आंसर है, कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों दुश्मनों के दिल दहल उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। उनका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। ओके, कंप्लीट बोथ चैप्टर ऑफ रिवीजन, चैप्टर नंबर 9 and 10, सॉरी 10 and 11, है ना, 10 और 11 चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।